हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? मजे में? तो फिर से हम एक बार क्लास 9 की सीबीएसई की क्लासेस के साथ में जुड़े हुए हैं। हम लगातार एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जब एटम्स की डिस्कवरी हुई तो डिस्कवरी होने के बाद में साइंटिस्ट लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्यूरियोसिटीज थे। उन सवाल के बारे में, उन क्यूरियोसिटीज के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे। तो एक्चुअल हमारे माइंड में सवाल था कि एटम्स के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज है, ये हमारे माइंड में सवाल था। तो इसके लिए हमको मालूम है सबसे पहला अटेम्प्ट जो दिए थे वो किन्होंने दिए थे? थॉमसन सर ने दिए। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाया। अनफॉर्चुनेटली रदरफोर्ड सर आने के बाद में उनके एक्सपेरिमेंट को सही मानते हुए रदरफोर्ड सर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसके कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको दिखाई दिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस दिखाई दिए जब रदरफोर्ड सर ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट क्या किए, परफॉर्म किए। तब जाकर के रदरफोर्ड सर ने बताया कि जो थॉमसन सर आप जो मॉडल दिए हो शायद वो मॉडल आपका सही नहीं है, और फिर एक अपना एक नया मॉडल रदरफोर्ड सर ने हमारे सामने रखे। हमने बहुत सालों तक उस मॉडल को माने भी, सही भी माने, लेकिन कुछ लोगों के माइंड के अंदर में कुछ नई क्यूरियोसिटी वाले और सवाल जागृत हो गए कि रदरफोर्ड सर ने क्या बताए थे कि रदरफोर्ड सर ने बोले थे कि जनरली एटम्स जो होता है, बोले एटम्स के अंदर में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं बोले, लेकिन एटम्स के अंदर में बहुत सारी खाली स्पेस होती है बोले, क्योंकि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास किया था। आपको मालूम होगा, याद करो, नहीं याद आ रहा होगा तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किए थे, पास किए थे गोल्ड फॉइल से, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शो किए थे, हम लोगों को बताया थे कि जब भी उस फॉइल से क्या हो रहे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे, पास कर रहे, तब जाकर के उन्होंने बड़ा कुछ अलग देखा। उन्होंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अनडेविएटेड रह गए, वो सीधे सीधे निकल गए, और कुछ ही पार्टिकल्स एंगल चेंज करके बाहर निकले, और उसके बाद में कुछ पार्टिकल, मतलब नियर अबाउट अगर 12,000 पार्टिकल पास करेंगे तो उसमें से एक आध पार्टिकल क्या आया, वापस रिटर्न आया। रदरफोर्ड सर के पास में बहुत सारे सवाल थे, फिर ऐसा क्यों, वापस क्यों आया होगा, क्योंकि ये तो बात बहुत हो गई ना, पतली सी चीज फॉइल है, बहुत थीन फॉइल है, उसमें से फिर वापस आ रहा है, तो बात ऐसी होगी कि मैं गन किसी सॉल के ऊपर या गन किसी एक आध पर्दे के ऊपर मार रहा हूं, और वहां से उस पर्दे को टच होकर के क्या आ रही, गन की गोली कैसे वापस आ सकती है, गन की गोली कैसे वापस आ सकती है, वो तो आर पार जाना चाहिए था। अब थॉमसन सर का मॉडल था, उन्होंने बोले थे उस हिसाब से तो फिर तो पार्टिकल सारे डेविएट होना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल थे जिनका आंसर रदरफोर्ड सर ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जनरली बोले थे उन्होंने कि बोले कि एटम्स के बीच बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, और उस स्पेस में से अगर इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल पास हो गया तो वो क्या हो गया, आर पार चला गया, कोई एंगल चेंज नहीं हुआ। और कुछ पार्टिकल्स बोले उस एटम के सेंटर में एक मास होता है, बोले प्रोटॉन का मास होता है, उस मास को अगर छूते हुए जाएगा बोले तो टकराएगा बोले, वैसे थोड़ा एंगल चेंज करेगा बोले। और बोले कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी बोले डायरेक्टली उस मास के ऊपर जाएगा, तो वो जो मास है बोले वो अल्फा पार्टिकल मास से भी उसका मास ज्यादा होता है बोले, अल्फा पार्टिकल से भी उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब वो सेंटर का, जिसको आगे चल के जाकर हमने न्यूक्लियस बोले, उसका मास ज्यादा होता है। एग्जैक्टली उस पर जब अल्फा पार्टिकल टकराता है बोले तब जाकर के वो क्या आता है बोले, वो अल्फा पार्टिकल रिटर्न आता है। चलो मान लिए। फिर और चीज बताया उन्होंने कि बोले कि जो बोले तो ठीक है, बोले प्रोटॉन की बात होगी सेंटर में होता है, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया कि जनरली बोले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, बोले उनको प्लैनेट का कॉन्सेप्ट याद आ गया, और प्लैनेट के कॉन्सेप्ट में जैसा एक सन के अराउंड में सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तब जाकर के वो क्या होते हैं बोले, रिवॉल्व करेंगे, गोल गोल घूमेंगे बोले, बता दी। चलो मान भी लिया हम लोगों ने, बहुत दिनों तक क्या माने, लेकिन यार ह्यूमन ना एक क्यूरियोसिटी वाला एक एनिमल है, इनके अगर कोई किसी ने कुछ बता दिया उसके बारे में सही में ऐसा है कि नहीं, ये देखने जरूर जाते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर हमको भी हमारे मम्मी पापा ने अगर बोल दिए कि भैया उस कुएं के पास में नहीं जाना, तो हमारे माने को बच्चे रहने के बावजूद भी हमको हमारे मम्मी पापा बोलते हैं उस कुएं के पास में नहीं जाना, तो हम जरूर एक बार जाके देखते हैं सही में हमको क्यों नहीं बोला गया था जाने के लिए। ऐसा इंसान का माइंड है, तो ये बड़ों में भी लागू होता है। इसीलिए फिर और कुछ साइंटिस्ट लोगों को, कुछ पीपल्स को और सवाल माइंड में उठे, तो चलो ठीक है बोले भैया मान लिए रिवॉल्व करते, लेकिन भैया बोले कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक ऑर्बिट के अंदर, ये अगर बात करोगे गोल गोल अराउंड में, किसके अराउंड में रिवॉल्व करेगा बोले, न्यूक्लियस के अराउंड में, तो न्यूक्लियस के अराउंड में जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज आएगा तो डायरेक्शन चेंज आएगा, डायरेक्शन चेंज आएगा तो धीरे 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 अब वो दूर का इलेक्ट्रॉन पास पास में आएगा, उसकी एनर्जी कम होगी,
क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि बहुत ज्यादा छोटा है। अब उसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा तो वो किसकी तरफ आएगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाएगा, तो धीरे धीरे वो पास में आता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा बोले तो सीधे आकर न्यूक्लियस पर धपाक से आके गिर जाएगा। अब न्यूक्लियस पे आकर के गिर जाएगा तो फिर अब एटम स्टेबल नहीं रहा, अब एटम अनस्टेबल हो गया, एटम कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। लेकिन हमको मालूम है एटम अनस्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मान के चलो कि मेरे पास में ये अगर मान के चलो ये अगर मेरे पास में डस्टर है, अगर ये डस्टर इसके अंदर एटम से बना है ना, एटम से बना है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में अगर एटम अनस्टेबल होता तो ये शेप में बराबर नहीं रह पाता। कोई भी चीज शेप में जैसे शेप में उस शेप में नहीं रह पाती, उसके एटम्स क्या करते, इधर के उधर मूवमेंट करते, उसकी वजह से उस चीज में कोई शेप नहीं आता। तो ये चीज पूछा गया रदरफोर्ड सर से कि ऐसा क्यों, तो रदरफोर्ड सर के पास में इसका कोई जवाब नहीं था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस उन्होंने इतना बता दिया कि गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये एक ड्रॉबैक था जिसके बारे में आपको पहले के लेक्चर में भी आपको डिस्कस करवा चुका हूं। तो बच्चा पार्टी मेरा आज का जो मोटो है, आज का मोटो मेरा एक नया मॉडल है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर सर का एटम था, मेरा मॉडल आज का है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीजें इन्होंने सही करके बताई कि, और इनका भी एक्सपीरियंस जो था ना, ये कोई नया नहीं बताया, इन्होंने रदरफोर्ड सर के मॉडल को ही कॉन्सेप्ट पकड़े, वहीं से चीजें उठाई और उन्होंने बोले कि रदरफोर्ड सर ने जो स्ट्रक्चर बताए थे वो स्ट्रक्चर सही है, बट वो परफेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परफेक्टली उस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड में करेंगे, लेकिन उन्होंने बराबर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और मेरे पास में इसका एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने बोले मेरे पास में इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं बता सकता किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है एटम्स के अंदर में ही। और प्रोटॉन की तो बात सही है, बोले प्रोटॉन तो सेंटर में होता है, इन्होंने भी वही चीज को माने। तो इन्होंने बताया कि जनरली बोले कि ये जो अगर बात करोगे, बोले इन्होंने बहुत कुछ मोटी मोटी चीजों के ऊपर फोकस किया था। अगर बात करोगे बोले तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो यहाँ पर सेंटर में आएंगे बोले एटम में, पॉजिटिव चार्ज। मैं अभी भी बता दूं, अभी भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, क्योंकि ये इन्होंने मॉडल 1913 में दिया था। इन्होंने मॉडल कब दिया था, 1913 में ये मॉडल दिया था। इसका मतलब अभी तक यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, मतलब परफेक्टली अभी मालूम नहीं है किसी को कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन नाम की भी चीज होती है। तो अभी सिर्फ इतना ही मालूम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बस दो ही टर्म मालूम है। इसलिए मैं हमेशा मेरे वीडियोस में दो ही वर्ड आ रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मैं न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो इसके पास में प्रोटॉन है, बोले चलो इसके ऊपर में प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरे न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर क्या होता है बोले, पॉजिटिव चार्ज होता है बोले। और जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं ना बोले, सही में बोले वो न्यूक्लियस के अराउंड में भी रिवॉल्व करते हैं, लेकिन मेरे एक वर्ड पर फोकस करना, वो रिवॉल्व करते हैं लेकिन डिस्क्रीट ऑर्बिट में। डिस्क्रीट ऑर्बिट, कैसा ऑर्बिट बोला मैंने, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये वर्ड पर फोकस करो। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। क्या बोलोगे, इंडिविजुअल। क्या होता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट। क्या होता है, सेपरेट। सेपरेट मतलब इसका अलग अलग। क्या बोला, अलग अलग। अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये चीज हमको रदरफोर्ड सर ने नहीं बताया था। भी बोले ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बोले एक ही ऑर्बिट में नहीं, बोले ऑर्बिट मतलब जिस पाथ पर वो मूव कर रहे हैं, जिस पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड पोजीशन पर, मतलब अलग अलग ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पोजीशन होगा बोले इलेक्ट्रॉन का, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस से, उस फिक्स्ड पोजीशन से क्या करेगा बोले इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा बोले रिवॉल्व करेगा। मतलब ऐसी फिक्स्ड पोजीशन से ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ना कि एक ही इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा, वो ऐसी फिक्स पोजीशन जाएगा। चलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर करते यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर करते यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। इनकी अपनी अपनी पोजीशन क्या होगी बोले, फिक्स्ड होगी। उनकी पोजीशन आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा बच्चा पार्टी, ये किसका बोलना है, ये जो सर का बोलना है ना, बोहर सर, नील बोहर सर का बोलना है। किसका बोलना है, नील बोहर सर का बोलना है कि डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब अलग अलग ऑर्बिट में, एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। और दूसरी बात बोले ये जब रिवॉल्व करता है उस समय पर वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज नहीं करता।
एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज नहीं करता, रेडिएशन के फॉर्म में नहीं करता, मतलब यहाँ पर एनर्जी रेडिएशन फॉर्म में रिलीज नहीं करता। ये भी एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि जब वो रिवॉल्यूशन होता है ना बोले उस फॉर्म में वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। तो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। उसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ये चीज आकर के बोहर सर ने मान ली, ये चीज आकर के बोहर सर ने हमको बता दिए। अब बोलोगे सर डिस्क्रीट मतलब क्या है बाबा, तो ये एनर्जी क्यों नहीं डिलीट होगी, मतलब एनर्जी कैसे डिलीट नहीं होगी। तो बच्चा यार डिस्क्रीट का मतलब आपको देख लो, डिस्क्रीट का मतलब आपको देखो, मैंने देखो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग फिर एनर्जी लेवल भी होगा, अलग अलग ऑर्बिट में है तो अब इनका अलग अलग एनर्जी लेवल भी होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। तो अब क्या होता है एनर्जी लेवल मतलब देखो आपके पास में 5 पेन्स है, 5 अलग अलग पेन्स है, 5 आपके पास में पेन से बच्चा पाते, तो ये जो मेरे पास में 3 पेन है, अभी मेरे पास में 3 पेन है, तो 3 पेन का कहना कि अलग अलग कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी। अलग अलग क्यों है, अलग अलग कैसे है, वो बताना पड़ा। बोले कैसे, तो बोले ये देखो ये मेरे पास में 3 पेन्स है, ये इसका कुछ अलग है, अलग कुछ रेड कलर में लिखाई देती है। ये अगर बात करोगे ये मार्कर है रेड कलर की और ये ब्लू कलर की मार्कर है, तो मतलब ये देखो ये ब्लू कलर की मार्कर, ये रेड कलर की मार्कर और ये पेज पर लिखने वाली पेन है, मतलब कुछ ना कुछ तो भी इसमें अलग चीज है। तो अलग चीज है तो इस अलग अलग चीज को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग क्या था, ये चीज यहाँ पर अलग अलग क्या थी, यहाँ पर इनके अंदर में 2 चीजें अलग थी, 2 चीजें यहाँ पर डिस्क्रीट थी। डिस्क्रीट करने के लिए 2 चीजें काफी थी। एक था एटॉमिक रेडियस, क्या था, एक था एटॉमिक रेडियस और दूसरा था कि उसके अंदर में दूसरा था इसके अंदर में अगर बात करोगे एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या बोलोगे, एनर्जी लेवल या एनर्जी बोल सकते हो आप, एनर्जी कोई सेल की एनर्जी, जिन्हें में फर्क था। तो देखो जो सेल यहाँ एक जो इलेक्ट्रॉन एकदम पास से घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एकदम पास से घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का एटॉमिक रेडियस अलग है। उसकी बात अगर बात करोगे यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ की एटॉमिक रेडियस क्या अलग है, यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ तक की एटॉमिक रेडियस क्या अलग है, चेंजेस है। तो एक अलग अलग रेडियस से वो क्या करते हैं बोले रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए वो बोले कभी भी आकर के उसकी पोजीशन तो फिक्स दे लो, कभी भी आकर के न्यूक्लियस पे नहीं आएगा और इसीलिए हमेशा एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। हमें बोले हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, ऐसी चीजें पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। और फिर हमने इन चीजों को मानना स्टार्ट। फिर दूसरा एनर्जी लेवल कैसा होगा, तो जो सबसे पास में होगी, जो सबसे पास में सेल होगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। किससे स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड होगा उसके इलेक्ट्रॉन। उससे थोड़ा दूर जाओगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उससे देखो अब दूर जाओगे इसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो, अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन सेल की एनर्जी बढ़ जाएगी, सेल की एनर्जी बढ़ जाएगी। इससे इस सेल से किस सेल से एनर्जी, इस सेल की होगी एल सेल से, मतलब पहली सेल से एनर्जी दूसरी सेल की होगी, दूसरी सेल से तीसरी सेल की एनर्जी ज्यादा होगी। धीरे धीरे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो खुद ही में सेल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब सोचो यार जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो सेल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ते जाती है। क्योंकि आपको मालूम है सबसे पास में जो सेल होती है न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी कम होती है। न्यूक्लियस के पास की सेल की उसकी एनर्जी क्यों कम होती है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। एटॉमिक रेडियस कम है, मतलब वहां पर उनका वहां जगह है उसको तो उसकी रेडियस क्या कम है, उसकी रेडियस कम है, मतलब डिस्टेंस जब कम आता है तब जाकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो सेल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस सेल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझे बात आ रही। और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे जाते हो, दूर जाते हो, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ता है इस वजह से क्या होता है, सेल की एनर्जी देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सेल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ बात आ रही है मैंने क्या बोला। इसलिए सबसे पहली सेल कम हमेशा लोअर एनर्जी वाले सेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर हायर एनर्जी लेवल तक के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है। समझ बात आ रही है। तो इसीलिए सबसे पहली सेल ये होगी, ये दूसरी सेल होगी, तीसरी सेल होगी, ऐसे अलग अलग क्या बताई गई, सेल्स बनाई गई। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब बोल रहे कौन, ये सब बोलना था किसका, बोहर सर का, किसका, बोहर सर का। और बच्चा पार्टी फिर और इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
अब इनको याद होगा नंबरिंग करना है, तो हमने इनको नंबरिंग कर दी, पहली वाले को के बोल दी, दूसरे वाले को एल, तीसरी वाले को यम, एन, ओ, पी, क्यू तक के गए, 7 सेल होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, 7 ही सेल होती है, तो क्यू तक के हम लोग गए और हमने इनको नंबर दे दिए, पहली से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी, छठवीं, सातवीं। और ये नंबरिंग हमेशा क्यों कर रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ से करते हैं, न्यूक्लियस की तरफ से इसलिए करते हैं क्योंकि हम कम एनर्जी वाले को पहला नंबर देंगे, ज्यादा एनर्जी वाले को बाद में, इंक्रीजिंग ऑर्डर से हम लोगों में इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहली सेल में फिल होंगे, फिर दूसरी सेल में, तीसरी सेल में, और इस तरीके से एक स्टेबल एक एटम का मॉडल हमारे सामने रखे कि इन्होंने बोहर सर ने रखे। किसने रखा बच्चा पार्टी, बोहर सर ने ये ऐसा हमारे सामने स्टेबल मॉडल रखे। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट इसका आपको समझ में आ गया होगा। मैं राइटिंग वर्क भी करवा देता हूँ, एक बार फिर से उसको ओवरलुक करवा देता हूँ। पहले इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना, बिल्कुल समझ रहा होगा बच्चा पार्टी, इतना कॉन्सेप्ट तो जरूर समझ रहा होगा। तो चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ली होगी मेरे ख्याल से। तो अभी देखो यार, अब जो इतना सारा मैंने बताया, इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने रखा, अब इसी को थोड़ा सा सीक्वेंशियल फॉर्म में अपन अरेंज करके कुछ पोस्टुलेट के फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन सर ने ये सारी चीजें बताई। समझ बात आ रही? इतना कॉन्सेप्ट अगर मालूम रहेगा ना तो इसका पॉइंट और थ्योरी समझने में कोई तकलीफ नहीं जाती, बड़े आसानी से थ्योरी समझ जाती है, पॉइंट्स बहुत आसानी समझ में आ जाते हैं। और ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली आगे तक के, ये आगे चल के आपको केमिस्ट्री में भी पीछा नहीं छोड़ेगी और फिजिक्स में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आगे चल के जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, मतलब हायर एजुकेशन बोलने से अच्छा आप जूनियर लेवल का एजुकेशन लेने के लिए जाओगे 11th-12th में, तो ये सारी चीजें आपको फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ना है, वो भी और डिटेल तरीके से। जितना तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे और ज्यादा डिटेल तरीके से आपको वहां पर आपको स्टडी करना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है। तो बोर्स का अगर बात करोगे, बोर्स मॉडल की बात करते हैं, तो पहली मोटी चीज इसके अंदर में अगर कोई है तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, एक इसने कॉन्सेप्ट इन्होंने जो कॉन्सेप्ट किस लिए बताए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट किसका बताए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम का। किसका कॉन्सेप्ट बताए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब क्योंकि रदरफोर्ड सर फेल कहां हुए, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए ना एटम की। अगर स्टेबिलिटी अगर वो बता देते तो शायद वो उनका एक्सपेरिमेंट हम लोग उन्हीं का एक्सपेरिमेंट आज पढ़ते, उन्हीं का एक्सपेरिमेंट हमारे पास में चलता, अगर किसके बारे में बता देते, स्टेबिलिटी के बारे में बता देते तो। लेकिन वो फेल हुए। तो अब देखो, अब इन्होंने बताया तो कैसे, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो यार इन्होंने क्या बताया, तो मैं ये भी बता देता हूं, टू एक्सप्लेन, क्या बोलोगे, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किसकी स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी। टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नील्स बोर्स, वो नील्स बोर्स, क्या बोलेंगे, नील्स बोर्स, नील्स बोर्स, नील्स बोर्स, नील्स बोर्स, क्या बोलेंगे, नील्स बोर, अ डैनिश फिजिसिस्ट, a Danish physicist, a Danish physicist, a Danish physicist, क्या बोलोगे, a Danish physicist, a Danish physicist in 1913 का 1913 में proposed न्यू मॉडल ऑफ एटम, proposed क्या proposed न्यू मॉडल ऑफ एटम, न्यू मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने एक नया मॉडल दिया किसके लिए, एटम के लिए। अब बोलोगे सर क्या है, तो इनके मॉडल के अंदर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ, जब कॉन्क्लूडिंग पॉइंट पहले लिखवा देता हूँ, फिर पोस्टुलेट की बात करता हूँ, एक एक पोस्टुलेट आपको बताऊंगा। इनके एक्सपेरिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट अगर कॉन्सेप्ट क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर ऑफ दिस मॉडल, तो बोलोगे मॉडल ऑफ एटम वाज, क्या बोलेंगे, was that electrons revolve, तो बोलोगे that electrons revolve, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, रिवॉल्व हो गए। अगर बात करोगे ओनली इन इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे ओनली इन, अगर बात करोगे द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली, क्या बोलोगे, ओनली कैसे, ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट, ओनली सर्टेन क्या होता है, सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट। क्या कैसी ऑर्बिट बताया उन्होंने, ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगी, बोले उस फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। मतलब ये चीज पर फोकस करो, फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब सारे ऑर्बिट क्या होगी, डिस्क्रिएट होगी, क्या होगी, डिस्क्रिएट होगी, एंड अराउंड किसके, न्यूक्लियस के, किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस। ये चीजें तो हमने पढ़े, हमने ये तो चीजें मैंने अभी तक क्या बताया आपको, एंड विदाउट लॉसिंग, ये चीज पॉइंट देखो, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट
और दूसरी बात विदाउट लॉसिंग अगर एनर्जी, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, विदाउट लॉसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये चीज इन्होंने बताई थी, ये चीज इन्होंने बताई थी कि वो रेडिएशन के फॉर्म में बिल्कुल एनर्जी को लॉस नहीं करते, तो इसका मतलब अपना पाथ चेंज नहीं करते, और अपना पाथ चेंज करके किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर आकर नहीं गिरता, और इसी वजह से एटम क्या होता है, स्टेबल ही रहता है। और यही चीज बताई इन्होंने। फिर भी यहाँ सवाल थे, इसलिए फिर उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट इनको समझा करके दिया अपने पोस्टुलेट्स के फॉर्म में। पहले ये चीज आपको समझ में आ रही है, ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने बताया कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताया था, क्योंकि रदरफोर्ड सर का एक्सपेरिमेंट स्टेबिलिटी नहीं बता पाने की वजह से, एटम को स्टेबल नहीं प्रूव कर पाने की वजह से फेल हुआ था, और इसीलिए नील बोहर सर ने आकर के स्टेबिलिटी को बताया। और स्टेबिलिटी में आकर बताया क्यों नहीं वो इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि बोले रिवॉल्व वही से ही करता है, लेकिन वो अभी ऑर्बिट अपनी चेंज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो पास में आगे नहीं आता, क्योंकि वो एनर्जी को लॉस नहीं करता, रिवॉल्यूशन के दौरान नहीं करता। हाँ बता दे रहा हूं, लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में जब जंप करेगा ना, वहां इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वन सेल टू अनदर सेल में जंप जब करेगा तब लॉस और गेन हो सकता है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब इतना है कि रिवॉल्यूशन करते समय वो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करता, और इसीलिए वो अपनी पोजीशन को फिक्स रख पाता है। समझ में बात आ रही? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा बात, तो अभी देखो, अब तीसरे पॉइंट में देखना है हमको पोस्टुलेट्स, किसके बारे में डिस्कस करना है, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ, अगर बात करोगे बोहर्स मॉडल, क्या बोलेंगे, बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। इनकी बहुत अच्छे पोस्टुलेट थे कि जिन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में बनाया। इनका पहला पोस्टुलेट ये था, इन्होंने पहली चीज जो बताई वो बड़ी अच्छी चीज बताई। क्या बताई, जो एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली हेवी, एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या बोले उन्होंने, एटम कंसिस्ट, क्या बोलेंगे, डायग्रामेटिकली समझेंगे हम इधर से, एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली, क्या बोलेंगे, ओनली हेवी, क्या बोलेंगे, हेवी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव क्या बोले, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव क्या बोले, चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एटम क्या करते हैं, पूरे कंसिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, जो न्यूक्लियस में, आज के लिए क्या है, न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, क्या बोलोगे, इन न्यूक्लियस, कहाँ होते हैं वो, न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। अभी हम उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। इन द सेंटर, क्या बोलोगे, इन द सेंटर, न्यूक्लियस इन द, कहाँ होगी, इन द सेंटर, वो उसके सेंटर में होंगे, कहाँ होंगे, सेंटर में, किसके, एटम के, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और उसके बाद में क्या बोले, एंड अगर बात करें, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, क्या बोले, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, क्या बोलोगे, रिवॉल्व अराउंड, क्या बोलोगे, अराउंड द न्यूक्लियस, क्या बोलोगे, अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड, क्या बोलोगे, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, क्या बोलोगे, इन सर्कुलर पाथ, क्या बोलोगे, सर्कुलर पाथ। कार्ड उसको कहते हैं, बोले हम सर्कुलर पाथ कुछ बोलते हैं, बोले ऑर्बिट या फिर सेल, उनको ऑर्बिट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, बोले सेल बोलेंगे। तो बताइए, उसने मैंने बताया है, सेंटर में सॉलिड मास होगा, उसको प्रोटॉन बोलेंगे, उसको अराउंड में क्या होगी, ऐसी कुछ सेल्स होगी जिनकी ऑर्बिट फिक्स होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, इस तरीके से सेल्स होगी। वहां वहीं पर इलेक्ट्रॉन होंगे, वहीं पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, जो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट में, मतलब अलग अलग ऑर्बिट में, इंडिविजुअल ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ये बोलना था पहला पोस्टुलेट का, किनके, बोहर सर के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल भी आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, नहीं समझने के लिए कोई भी इसमें चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। आशा रखता हूँ कि आपको ये चीजें समझ गई होगी, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि मैं नया सेकंड पोस्टुलेट आपको बता सकूं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, चलो ठीक है, ले लिया होगी इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। तो चलो सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, तो सेकंड पोस्टुलेट में देखो क्या बताया इन्होंने। अब यहाँ पर देखो, सेकंड पोस्टुलेट इनका ये था कि जनरली बोले कि अगर बात करो तो इन अ पर्टिकुलर एटम, अगर कोई भी पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं, इन अ पर्टिकुलर एटम, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एटम की बात करता हूँ, चलो मैं कोई भी ले सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट का एटम ले सकता हूँ मैं, है ना। इन अ पर्टिकुलर एटम अगर बात करोगे, द ऑर्बिट, क्या बोलोगे, द ऑर्बिट, क्या बोलोगे, द ऑर्बिट इन विच, क्या बोलोगे, द ऑर्बिट इन विच द एलिमेंट रिवॉल्व, द एलिमेंट क्या होगा, रिवॉल्व होगा, द एलिमेंट नहीं होगा,
तो क्या होगा उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होगा, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। आर द क्या होगा बच्चा पार्टी हो, आर अगर बात करोगे डिस्क्रीट ऑर्बिट, रिवॉल्व आर इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, और डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या बोलोगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट, किसके अंदर में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। एंड देयरफॉर इसी वजह से, देयरफॉर इसी वजह से वो क्या नहीं होगा, देयरफॉर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एनर्जी लेवल, कॉल्ड एनर्जी लेवल, और उसको क्या बोलते हैं, बोले सेल बोलते हैं। अब उस ऑर्बिट को सेल इसलिए, सेल वर्ड या एनर्जी लेवल वर्ड क्या है कि अलग अलग चीज, इंडिविजुअल चीजें बताते हैं, और वो इंडिविजुअल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको मैंने ऑर्बिट बोला। तो ये अलग अलग ऑर्बिट है, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल है, मतलब अलग अलग लेवल है, और अलग अलग लेवल के लिए क्या है, सेल वर्ड को मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे HELL सेल को यूज कर सकता हो। तो अलग अलग लेवल पर क्या करते हो बोले, वो रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कुछ अलग अलग एनर्जी होती है, उस प्रकार से वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ एज द एनर्जी अगर बात करते हो, अगर सी पॉइंट में बताऊं, एज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फिक्स्ड, अगर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फिक्स्ड है, एज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या बोलोगे, ऑर्बिट इज फिक्स्ड, एनर्जी की जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो क्या है, फिक्स्ड है। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, क्या बोलोगे, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी क्या बोलेंगे, स्टेट, स्टेशनरी क्या बोलेंगे इसको, स्टेट्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी भाई फिक्स्ड है, मतलब एनर्जी उनकी फिक्स्ड है, मतलब जितनी उतनी वो किसी प्रकार से रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज नहीं करते, और एनर्जी के फॉर्म एनर्जी को रिलीज नहीं करते, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी क्या फिक्स्ड है। और उस फिक्स्ड चीज जब कोई होती है तो उसके लिए बड़ा मस्त वर्ड है स्टेशनरी, तो उसकी स्टेशनरी स्टेट है, और स्टेशनरी स्टेट है तो मतलब उसके पास में कोई भी हो पोजीशन चेंज नहीं होगा, सेम डिस्टेंस से क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। उम्मीद करते हैं समझा होगा। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फर्स्ट ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। अगर नहीं समझता कोई चीज तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी उनके आंसर देने के लिए तैयार हूं। फिर से चलो ले लिया स्क्रीनशॉट इसका आपने। अब यार एक चीज और थी, अब इसके और पोस्टुलेट की बात है, इसी पोस्टुलेट में बताया था सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट में मैं इनको अलग अलग कर देता हूं। अब बात रही इनकी, अब इनको याद रख पाना तकरीबन पास की सेल, फिर उसके बाद की सेल, उसके बाद की सेल, इनको थोड़ा सा अलग लगता है ना, थोड़ा सा इनको याद रख पाना थोड़ा सा अलग अलग लगता है, और इसीलिए फिर हमने इनको नाम दे दिए, इनको कुछ नाम दिए। जो पास की सेल तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यन बोलते हैं, इसको यन से, यन मतलब नंबर ऑफ सेल, आगे जाकर के उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया है। लेकिन अभी इतना याद रखो, एन का मतलब स्मॉल, एन का मतलब सेल का नंबर, तो सेल का नंबर जो पास में उसको 1 दिया गया, फिर उसके बाद 2 दिया गया, 3 4 ऐसा अप टू 7 तक, ठीक है। फिर उनको हमने रिप्रेजेंट भी कर दिए कुछ लेटर से, इंग्लिश लेटर से, के एल एम एन ओ पी और क्यू, ऐसी सेल से हमने क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। तो अब जाकर के ऐसी हमारी सेल का नाम भी आ गया, तो हम बता पा रहे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है, के सेल में, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में, तो ऐसे अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब आप क्या करोगे, अगर बात करोगे देन क्या बोलोगे, देन these cells क्या बोलोगे, सेल्स नंबर्ड फ्रॉम, क्या बोलोगे, नंबर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्या बोलोगे, नंबर फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटवर्ड, क्या बोलोगे, आउटवर्ड, क्या बोलोगे, आउटवर्ड, लाइक कैसे, लाइक बाय यूजिंग, लाइक कैसे 1 2 3 एक्सेट्रा अप टू 7, ठीक है। इस तरीके से नंबर दिए, एंड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, किससे, लेटर्स, वो भी कैसे, लाइक अगर बात करते के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, ऐसे लेटर्स से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिए, एंड अपन क्यू लिख देंगे, ऐसे लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए, जो मैंने अभी किया इस तरीके से। और फिर इन सेल्स में क्या होंगे बोले, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन सेल में और एक चीज बताते हैं, जब इस सेल के इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं इधर के उधर दूसरे सेल में जाते हैं, समझ में आता है। जब अगर बात करोगे ये इसकी ये पास का इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के पास का इलेक्ट्रॉन का मान लिया, न्यूक्लियस बिल्कुल दिया गया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ऐसा प्रोटॉन दे देता है, चलो
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हो तो यहाँ अगर पास का है तो पास का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से अगर बात करोगे इधर तक के जाएगा तो यहाँ से यहाँ कूदेगा, मतलब के सेल का इलेक्ट्रॉन यल सेल में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि के पास में एनर्जी कम है, यल सेल के पास में इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी गेन करेगा। लेकिन जब यल सेल का इलेक्ट्रॉन के सेल में कूदेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रॉन है के सेल में उसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या ज्यादा है। तो आपको मालूम है हमेशा ज्यादा वाली से एनर्जी कहां जाती है, कम वाले में जाती है। तो ये यल सेल का इलेक्ट्रॉन जब के में जाता है तो एनर्जी लॉस करता है, लेकिन के सेल का इलेक्ट्रॉन यल में आता है तो एनर्जी गेन करता है। इसकी वजह बार बार साफ साफ और रिपीट कर करके बता रहा हूं। यल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये के सेल का इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो उसकी कंपैरिजन में के सेल वाले की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो फिर वो यल सेल वाले से लेगा। लेकिन यल सेल का इलेक्ट्रॉन के सेल में जब जाता है तो के सेल वाले की तो पहले से लगी पड़ी है, पहले से कम एनर्जी उसके पास, तो वो कहां से दे पाएगा, फिर ये यल सेल वालों को देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो इस तरीके से लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है। ये भी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा बोर्स मॉडल का और इतनी सारी चीजें हमको बोर्स सर ने हमको बताए थे। तो कल के लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपने सेल तो बता दिए किस प्रकार से सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इलेक्ट्रॉन्स का सेल के अंदर में, उस वीडियो के साथ में हम कल मिलेंगे बच्चा पार्टी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड बच्चा पार्टी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि क्यों, क्योंकि नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।